खड़े हो जाना अपनी जगह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम दो बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आज 16 जून है और आज की तारीख का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि दो इंतहाई अहम मुकदमात आज तक के लिए उनकी समाअत को मौखर किया गया था। पहला मुकदमा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की उस आइनी दरख्वास्त का, जो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर रखी है। और दूसरा मुकदमा था मखसूस नशिस्तों का, और उस मुकदमे पर भी आज जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 11 रुकनी आइनी बेंच ने समाअत की है। हाल ही में वो हज करके आए हैं और आज उनको मुबारकबाद भी दी गई है। समाअत गो के कल तक मुलतवी हुई है। फैसल सिद्दीकी साहब ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। जमाल मंदोखेल साहब को भी आज हमने देखा है, जो बार बार अपने उस नोट की बात कर रहे थे, जिस नोट पर दस्तखत हैं जनाब काजी फायज ईसा साहब के, उसको डिफेंड कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि मेरा ही नोट दुरुस्त है। उसमें भी कुछ खामियां निकाल दी आज फैसल सिद्दीकी साहब ने, और देखते हैं। बहरहाल पहले साकिब बशीर साहब, मैं मती भाई से पूछ लूँ, जो जजेस ट्रांसफर केस है, मती भाई क्या देख रहे हैं? आपको एक जानिब ये तासुर भी मिलता है कि सीनियरिटी के ऊपर शायद तफरीक है, मगर ओवरऑल जो जजेस ट्रांसफर है उसके ऊपर मुतफिक भी जजेस नजर आते हैं। और फिर आज क्या जरूरत आन पड़ी एक ट्रम्प कार्ड शो करने की? एजी पंजाब भी आ चुके हैं, साकिब बशीर साहब से उसके हवाले से पूछेंगे। आप अपनी रीडिंग बताइएगा आज की इस समाअत की, कि क्या किस तरफ जाता देख रहे हैं, क्योंकि ये केस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, केस डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इस केस ने मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज लोगर उनका, और बल्कि मुस्तकबिल में अदलिया का क्या रोल होगा। तो ये जजेस ट्रांसफ़र केस आप जानते हैं अच्छी तरह, इसकी पहले कोई मिसाल नहीं है। ये पहली मरतबा हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 200 का इस्तेमाल किया है। तो आज एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके बिहाफ पे जो है दलाइल अपने दिए, और उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 200 है उसका ताल्लुक जो है सूबे के अंदर पेरेंट हाई कोर्ट, प्रिंसिपल सीट और दीगर बेंचेस में तबादले से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। और इस सिर्फ और सिर्फ बैनस सूबाई, यानी कि एक सूबे की हाई कोर्ट से दूसरे सूबे की हाई कोर्ट की ट्रांसफ़र जो है वो आर्टिकल 200 के तहत होती है। और उस हवाले से उन्होंने कहा कि आर्टिकल 201 जो है वो बड़ा वाज़ेह है। और जो आर्टिकल 200 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि आर्जी तौर पे जजों की तादाद में इजाफ़ा करने का जो है मकसद बताया गया है। तो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद का ये कहना था कि आर्जी तौर पे जजों की तादाद में इजाफ़ा जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में होगा, या फिर वो उस बेंच की जो कि एक मखसूस केस सुन रहा है उस बेंच की जजों की तादाद में इजाफा भी जो है उसको भी इसी आर्टिकल के तहत उसको भी समझा जा सकता है। और फिर जो एक्सप्लेनेशन है जो दी गई है, एक्सप्लेनेशन के इस हाई कोर्ट के जो हैं वो बेंच भी इसमें शामिल हैं, जो कि हाई कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट के बेंचेस भी शामिल हैं। तो वो एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के जजों की तादाद में इजाफे के लिए है कि किसी बेंच में इजाफा करना है या फिर हाई कोर्ट की। तो ये एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद का ये मौक़िफ़ था कि ये जो तबादले हैं ये आर्जी तौर पे किए जा सकते हैं, और किसी हाई कोर्ट के बेंच में एक मखसूस केस के अंदर कोई जज जो है एक्सपर्ट जज चाहिए हो, या फिर कोई ऐसा जज चाहिए हो जो गैर जानिबदार हो और उस सूबे का जज जो है वो फैसला ना कर सकते हो, तो वो उस बेंच की जजों की तादाद में इजाफा, ये एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद का था। वो बज़ाहिर ये कहना चाह रहे थे कि ये जो तबादले हुकूमत ने किए हैं आर्टिकल 200 के तहत एक सूबे से दूसरे सूबे में, तो ना तो उनमें ये वजह बताई गई है कि क्या ये किसी मखसूस बेंच की तादाद उसमें था, और ना ही उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि इसका पर्पज़ क्या था। तो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ये कहना चाह रहे थे कि ये तबादले जो हैं ये आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक नहीं किया गया। और वैसे भी ये बहुत पहले भी बात हो चुकी है कि जितने भी कंसल्टी हैं, जो 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, या जो मुतल्लिका जज जिनको तबादला किया जा रहा है उनकी रजामंदी है, इस सारे अमल के अंदर कहीं भी कोई मखसूस वजह नहीं बताई गई, और वो टर्म्स एंड कंडीशन भी उनकी तफसील नहीं बताई गई थी। तो इसलिए ये पूरा अमल जो है एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद के मुताबिक ये गैर आइनी अमल था और आर्टिकल 200 की मंशा के मुताबिक नहीं था। फिर उन्होंने ये भी कहा
कि सदर मुमलिकत ने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं किया, और उस हवाले से उन्होंने काजी फाइसा के उस फैसले का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट में, जो काजी फाइसा के रेफरेंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि सदर मुमलिकत को जो है वो अपना एक आज़ाद अपनी राय जो है कायम करना ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की यह राय थी कि सदर मुमलिकत 209 के तहत तो वो दुरुस्त है कि जब कोई रेफरेंस वज़ीर आज़म से आए तो वो आज़ाद अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये आर्टिकल 200 जो है इसमें तो बज़ाहिर ये प्रेसिडेंट का साबदीदी अख्तियार है, और ये प्रेसिडेंट जो है ये सारा अमल करता है। तो अगर उनके पास वज़ीर आज़म कोई समरी भेजता है या कुछ भी करता है तो फिर इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे हो सकती है। और ये उनका ये मौक़िफ़ था कि ये आर्टिकल 48 में जो वज़ीर आज़म का जो मशवरा है जिसका सदर पाबंद होता है तो उस ज़ुमरे में आता है। एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ये कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट का सौबदीदी है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर का ये कहना था कि वज़ीर आज़म जब एक समरी बना के भेज रहा है तो सदर कैसे उसको रोक सकता है, सदर उसका पाबंद है। तो ये आज इस इशू के ऊपर भी बात हुई। और फिर जस्टिस पवर ने सवाल किया कि ये जब जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने कि जब 3-4 जजेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाए जाते हैं तो उस वक्त उनकी सीनियरिटी कैसे तय होती है, जिस पर एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा था कि अगर एक ही तारीख में एक ही दिन उनका हल्फ हो रहा है तो फिर जो उम्र में सबसे बड़ा होगा, सीनियर होगा, तो वो उसकी सीनियरिटी का उस तरीके से तयन किया जाएगा। तो फिर इसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि ये जो रेफरेंस का मामला है जो कि जजेस के ख़िलाफ़ सदर भेजता है तो उसमें जो है सदर मुमलिकत को अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई ज़रूर करना होता है। उन्होंने फिर ये कहा कि ये जो तबादलों का मामला है क्या उसमें भी जो है प्रेसिडेंट जो है वो इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा, और फिर अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज को हटाने की जो सिफारिश करती है तो फिर क्या उसके ऊपर भी सदर मुमलिकत जो है वो अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करेगा। तो एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि जो प्रेसिडेंट है वो पाबंद है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय का और रिकमेंडेशन का, और ख़ास तौर पे जो SCC की रिकमेंडेशन है जो कि तबादले की समरी है जो हुकूमत की तरफ से आती है, तो फिर सदर को अपना माइंड अप्लाई करना मस्ट हो जाता है, ख़ास तौर पे जब हुकूमत की तरफ से आई हो और अदलिया ने जो है जजों का तकाजा ना किया हो कि हमें मज़ीद जजेस चाहिए। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह भी कहा कि ये चीफ जस्टिस जो हैं जो कि पहले ही कंसेंट दे चुके हैं जिन जज का तबादला हो रहा है, तो अगर वो कंसेंट दे चुके हैं तो फिर उसके बाद क्या प्राइम मिनिस्टर समरी देने से रोक सकता है कि भाई मैं समरी नहीं भेजता, तो फिर उसका क्या होगा। और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है क्या वो इनकार कर सकता है कि मैं सदर को समरी नहीं भेजता हूँ, और जब ये सारा अमल कंसेंट का पूरा हो जाता है। तो इस पे एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि इस सारे तबादले के मामले की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया मसला भी खड़ा हो चुका है, वो है जो इंतज़ामी कमेटी तब्दील की गई है। और उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो कवायद हैं उनको एकतरफा तौर पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तब्दील कर दिया है। हालांकि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो एक्ट है वो कहते हैं कि फुल कोर्ट जो है वो कवायद में तब्दीली ला सकती है, तो वो भी जो है इस पे अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि ये जो इंतज़ामी कमेटी का बहस हो रही है ये रिबटल के मरहले पे जो है ना ये बहस नहीं होनी चाहिए, और इसका जो है इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंदरूनी मामला है। जिस पर एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने कहा कि ये सवाल जो पहले अटॉर्नी जनरल से पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का, तो इसका क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जवाब नहीं दिया था, तो चूँकि ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के हवाले से जस्टिस शकील अहमद ने उनसे स्पेसिफिकली पूछा था, तो जज साहब के सवाल पे ये मैं इंफॉर्मेशन जो है वो कोर्ट के सामने रख रहा हूँ। तो ये मामला बहरहाल अब कल तक चला गया है और एडवोकेट हामिद खान ने अपने दलाइल का आगाज़ कर दिया। लेकिन इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। आज एक वकील हैं जो पंजाब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल हैं, वो भी आज अचानक से सुप्रीम कोर्ट में आ गए और पहले खामोश थे, उन्होंने कोई चीज़ जमा नहीं करवाई। आज अचानक से जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब ने कहा कि AG पंजाब ने कुछ जमा करवाया है। अमजद परवेज़ साहब की मैं बात कर रहा हूँ जो माजी में नवाज शरीफ साहब के भी वकील रह चुके हैं, आजकल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। उन्होंने कुछ दस्तावेज़ात या कुछ गुजारिशात जमा करवाई जो गालिबन 1947 से 1976 तक हैं, जो जजेस ट्रांसफ़र और इस तमाम तर इशू को हाईलाइट करती हैं। मिसालें, अदालती नज़ायर भी उसमें शामिल हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि वो
मामला आप उसको कैसे देख रहे हैं? रिबटल के मौके के ऊपर जब मामला जवाब में है, केस कंक्लूजन की तरफ है, और जो फरीकैन है उन्होंने अपने दलाइल की बारी में तो उस चीज़ को हाईलाइट ही नहीं किया, अब अचानक से इस मामले को क्यों लेकर आया जा रहा है? क्या कहीं कोई खौफ तो नहीं पैदा हो गया कि सीनियरिटी का मामला उलट ही ना पड़ जाए? जी बिल्कुल, जो खौफ है बज़ाहिर जब वो पैदा हुआ है, जब आपको याद होगा कि ईद से कबल जो समाअत हुई थी, उस समाअत में के दौरान हमने रिपोर्ट भी किया था। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील, उनके जो सवालात थे वो उस तरफ जा रहे थे। शायद सीनियरिटी का जो मामला है उस पे उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ नज़र आ रहा था। फिर उसके बाद तकरीबन 20-25 दिन जो दरमियान में वक्फा आ गया, तो जो आखिरी समाअत थी आज से पहले, उस रोज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ये कहा था कि आइंदा समाअत पे जब आएंगे जो हम, तो उसमें बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो है वो दलाइल दे रहे हैं या बाकी वकला दलाइल देंगे, तो जो हैं फैसल सिद्दीकी, उन्होंने कहा 15-20 मिनट मैं लूँगा, तो उन्होंने कहा कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट हियरिंग पे जो आर्गूमेंट्स हैं कंक्लूड होने के बाद कोई शॉर्ट ऑर्डर भी जारी कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि आज 16 जून को एक शॉर्ट ऑर्डर भी इम्कान था, लेकिन इस दौरान जो है वो एंट्री हुई है। इसका मतलब ये है कि हुकूमत में कहीं ना कहीं पैनिक है कि अमजद परवेज़ जो है वो आए हैं और रिबटल की स्टेज पे जब केस बिल्कुल आखिरी मरहले में पहुंच चुका है, उन्होंने अपना एक भारी भरकम जवाब उसमें जमा करवाया है और उसमें तफसीलात दी हैं, पूरी रिसर्च जो है वो पेश की है, जिस रिसर्च को मेरे ख्याल 2-4 दिन पहले किया है, जो जजेस के पास पहुंच चुकी थी। जैसे सलाहुद्दीन पंवर उसमें से कोई सवालात भी कर रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा कि जो एडवोकेट जनरल पंजाब है अमजद परवेज़, ये जब दलाइल हो जाए रिबटल में वकला के, तो उसके बाद वो भी अपने जो मारूजात जो है वो पेश करेंगे बेंच की इजाज़त से। तो बज़ाहिर बेंच की इजाज़त होनी है, बेंच क्योंकि सुनना चाह रहे हैं उनको, उन्होंने जो नई चीज़ें जो है वो सामने लाई हैं, तो ये एक नई एंट्री हुई है। आफ्टर थॉट कह सकते हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पैनिक तो है, क्योंकि जिस तरह मतीउल्लाह जान साहब ने कहा कि ये केस ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ना सिर्फ 5 जजेस के हवाले से मुस्तकबिल तय करेगा, ये अदलिया का मुस्तकबिल जो है वो तय करेगा। एक्चुअल जो इसमें जो आप ये कह सकते हैं कि जो इशारा होगा, जो फैसला होगा, जो इसकी असरात होंगे, वो पूरी अदलिया पर होंगे। आप फ्यूचर में फिर देखेंगे कि कई डोगर और कई जो है वो सुमरो जो है एक रोटेट होते रहेंगे मन मर्जी के, मंशा ख्वाहिश के मुताबिक। दूसरा जो अहम पॉइंट आया है, जिसको ना अटॉर्नी जनरल बयान करने देते हैं और ना है बेंच में से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर या बाकी जजेस भी उनको नहीं सुनना चाहते, लेकिन जब आज वो पॉइंट आउट किया बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है उसको तब्दील किया गया, तो अटॉर्नी जनरल ने ऑब्जेक्ट किया कि ये जनाब कहाँ से लेकर आए हैं, इंतजामी कमेटी का मामला जो है वो चैलेंज भी नहीं है, पहले किया भी नहीं, रिबटल में बात कर रहे हैं। तो फिर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि ये कॉन्सिक्वेंसेस पे बात हो रही है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, तो उनको देखे बगैर मेरा नहीं ख्याल कि इस जो है वो पिटीशन को डिसाइड भी होना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। जी नहीं, मैं अगली बात मैं कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस की तक बात की कि ये उस सेंस में ये बैरिस्टर सलाहुद्दीन बात कर रहे हैं। अच्छा हुआ ये कि जो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने आज अदालत के सामने रखा कि 1 फरवरी को ये जजेस ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब जो नोटिफिकेशन आया 1 फरवरी को, जो नोटिफिकेशन हम पहले बयान कर चुके हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सेक्रेटरी कानून, प्राइम मिनिस्टर, सदर, गजर नोटिफिकेशन निकालने वाले 6 बंदे बिल्कुल लाइन में लगे हुए थे उस दिन कि सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक इन सारे ने दस्तखत भी किए, कंसल्टेशन भी दी फाइनली, और उसके बाद उनके नोटिफिकेशन भी हुआ 1 फरवरी को ये 6 जगह जो हाई प्रोफाइल देखे ना। आप लोग कहते हैं हम लोग हमारे काम हुकूमती जो काम है बड़े सुस्ती का जी बड़ी सुस्ती का शिकार है। अभी हमने देखा है इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस में एक जो है वो जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो तैनात होना है, 15 मई को नोटिस हुआ था किसको, नैब को। आज फिर जो है वो 16 जून आ चुकी है, 1 माह और 1 दिन 31 दिन हो चुके हैं, अभी तक वो खैर से अपॉइंट नहीं हुआ, और नैब की बिल्डिंग जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ है। तो मैं उस तनाजुर में कर रहा हूँ कि जो काम करना होता है आपने 4 घंटों में अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाजी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी लाइन पे रखा, जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी लाइन पे रखा, प्राइम मिनिस्टर और सदर को भी लाइन पे रखा और कर दिया। 1 फरवरी को नोटिफिकेशन होता है, 2 फरवरी को इतवार संडे का दिन था, छुट्टी थी, 3 फरवरी को सुबह 9 बजे ये जजेस जो है वो आते हैं,
वहाँ पे अपना जो है वो कार्रवाई शुरू कर देते हैं, केसेस सुनते हैं, 2-2 4-4 केसेस सुनते हैं। करें संडे को नहीं आ गए तो जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिनको बहुत ही कुछ जल्दी थी मुझे लगता है, उन्होंने फौरी तौर पर जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है वो तोड़ डाली, जिसमें जस्टिस कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को साइड लाइन कर दिया गया। पहला दिन इंतजामी कमेटी, जिसको हम नाम देते हैं, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को उसने देखना है। और लाहौर हाई कोर्ट के 15 नंबर के जज को आप लाए हैं, पहला दिन है उसका, और एक 26 नंबर या 28 नंबर के जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, उनको आप लाए हैं। वो इंटरनल वर्किंग को पहले दिन ही देखना शुरू करें। आमिर फारूक साहब को इतनी जल्दी थी, जस्टिस आमिर फारूक साहब को, मेरा यह ख्याल है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वो अपना स्कोर सेटल किया। वो जो टेरियन वाइट केस में आपने देखा सुना, 6 जजेस ने खत लिखा, फिर 6 जजेस ने पूरा चार्जशीट किया जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और उसकी बुनियाद पर इनके खिलाफ रेफरेंस भी आया। तो वो सारी चीजें उन्होंने कहा कि मेरे के पेश नजर, और उन दिनों जब ये ट्रांसफर जजेस का मामला चल रहा था, उन दिनों ये इनकी नॉमिनेशन जा चुकी थी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। 3 फरवरी उन्होंने तब्दील किया। क्या इस कॉन्सिक्वेंस को सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच को नहीं देखना चाहिए? मेरा ख्याल है जरूर देखना चाहिए। फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि उन्होंने आर्टिकल 208 है आइन का, जिसके तहत जो रूल्स में आपने अगर तब्दीली करनी है तो वो जो है वो अथॉरिटी करेगी। अथॉरिटीज डिफाइन किया है, आर्टिकल पता नहीं 192 है, उसमें कि अथॉरिटी होगी चीफ जस्टिस और प्लस हाई कोर्ट के जजेस। मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर रूल तब्दील होने हैं या उनमें तरमीम होनी है, पुराने मनसूख होने हैं, नए आने हैं, तो उसमें चीफ जस्टिस प्लस हाई कोर्ट के जजेस होंगे। यहाँ पर जज कहते हैं हमें पता ही नहीं है। मतलब अंदाजा लगा लें कि जस्टिस बाबर सत्तार ने यह लिखा है कि ये शर्मिंदगी का मकाम है कि हमें आकर कोई कहे कि आपने आर्टिकल 208 की खुद खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आपने जनाब दूसरों को आइन सिखा रहे हैं। तो इस शर्मिंदगी से बचने के लिए इसको देखना चाहिए। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है कि रूल्स में तब्दीली कर दी गई, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में तब्दीली कर दी गई, जजेस जो पुराने जजेस से तमाम उनको जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ऊपर जो जजेस थे उनको हटा दिया गया, ये सारी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस हैं और ये मजीद बढ़ रहे हैं, अभी रुके नहीं हैं। तो इसलिए इनको देखना चाहिए कि ये क्यों जो है वो इतने मामला इतने इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, वो अंग्रेजी का कहावत है ना कि हेड यू लूज टेल आई विन, यानी वो क्या कहते हैं, चत मेरी थे पट मतलब हर हाल में वो कहते हैं ना कि हारूं तो पिया, जीती तो तुझे पाऊँ, हारूं तो पिया तेरी। तो 26वीं आईनी तरमीम में इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाया जिसमें हुकूमत को अक्सरियत दे दी, और दूसरी तरफ अब इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है तबादलों की इस तशरीह के तहत, आइन की तशरीह के तहत कि अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लगा लें और फिर उस हाई कोर्ट में अगर मर्जी करना हो तो आइनी बेंच बना दें, अगर मर्जी का हो तो आइनी बेंच की भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यही हो रहा है ना। एडवोकेट सलाउद्दीन अहमद ने एक बड़ी ख़ास बात की, और वो बात यह थी कि इसमें सिर्फ तबादला शुदा जजों का या दूसरे जजों का मसला नहीं है कि जिनकी सीनियरिटी मुतासर हो रही है, बल्कि इसमें तो उन जजों का भी मसला है कि जिस कोर्ट से लाए गए हैं ये जजेस। मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया है, तो लाहौर हाई कोर्ट के जो सीनियर जजेस थे, जो जस्टिस सरफराज डोगर से सीनियर थे, वो भी उनकी भी 14 जजेस सीनियर थे, उनकी भी तो ख्वाहिश थी ना कि वो इस्लामाबाद आके जल्दी चीफ जस्टिस लग जाए। क्या उनसे पूछा गया? वो भी मुतासरा हैं, और जिस हाई कोर्ट में यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको लाया गया है वो जजेस भी मुतासर हैं जिनके सीनियरिटी मुतासर हुई है, और फिर जो तबादला हुआ है जिनका उनको तो फायदा हो रहा है। और जाहिर बात है जिस जज को फायदा होगा वो ना क्यों करेगा, वो तो कहेगा मैं तो जाऊंगा इस्लामाबाद देखने, सोना शहर है। तो फिर मसला यही है कि ये तीनों फ्रीकैन जो है इनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला देना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अदलिया जो है उसकी आज़ादी जो है, सीनियरिटी अगर ये तशरीह तस्लीम कर ली गई आर्टिकल 200 की, तो फिर जो बची कुची कसर रह गई थी मेरे ख्याल में फिर 27वीं तरमीम की जरूरत नहीं रही। असल में एक और चीज़ है, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है वो जब सवालात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो भी आर्गुमेंट्स चल रहे हैं, दलाइल चल रहे हैं उनके भी। आप उनको दो मुख्तलिफ बेंचेस में वो बैठे हैं, दो इंतहाई आम मुकदमात में, और बड़े ताबड़तोड़ उनके नहीं, वो हमें जस्टिसों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कह रहे हैं कि जो मकसूद नशस्तों का केस था उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर कह रहे हैं कि पीटीआई तो हमारे सामने ही नहीं है, ठीक है, वो हमारे पास कोई शिकायत लेके नहीं आया कि हमें इलेक्शन कमीशन ये नहीं करने दे रहा। और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस आए हुए हैं। हालत ये है मकसूद नशस्तों के बेंच की कि उन जजेस का जो खत था जिसमें खुफिया इदारों के ऊपर इल्जामात है, वो खत तक नहीं पढ़ने दिया।
फिर उसके बाद जो उन्होंने एक और स्टेटमेंट जमा करवाई थी जजेस ने, वो भी नहीं पढ़ने दी गई। तो ये तो हालत है। आज जो कॉन्सिक्वेंसेस जमा करवाए हैं वो नहीं, उनको उस तरफ नहीं जा रहे कि ये आप हमारे सामने चैलेंज नहीं किया हुआ तो इसलिए उस पर जो है वो आप जो है वो बात ना करें। ये मतलब अजीब सूरत हाल है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब जो है वो आर्गूमेंट्स में ही अपने दलाइल भी दे रहे होते हैं। वो जो सवालात हैं उनके, वो सवालात है जो आपने या हमने जो कॉन्सिक्वेंसेस की हम बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हाजी जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जो है वो कंसल्टेशन दी है और उन्होंने ऐसा नोट लिखा है कि तारीखी नोट लिखा है कि जनाब ये जजेस जो है वो सूबों से आए हैं और अब जो है वो यहाँ पे पता नहीं कौन सा गुलदस्ता बनेगा। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने भी कंसल्टेशन दी है, फलां जज ने कंसेंट भी दे दी है, ये सिर्फ हुकूमत ने तो नहीं किया। मतलब उनका वो पॉइंट उससे वो आगे पीछे हो ही नहीं रहे कि ये कॉन्सिक्वेंसेस जो जिनकी हम हमेशा से बात करते हैं कि आमिर फारूक जो है, जस्टिस आमिर फारूक जिनकी नॉमिनेशन पहले भी हमने बात की, नॉमिनेशन जा चुकी थी तकरीबन मेरे ख्याल 24 या 25 जनवरी को और तकरीबन 27 जनवरी को ये प्रोसेस शुरू होता है और 10 फरवरी तक पूरा डिलीवर करके जस्टिस आमिर फारूक साहब टेकिंग ओवर पूरी करके। वैसे एक मुझे हंसी आती है जब ये कहा जाता है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक गुलदस्ता समझते हैं। अबे मियाँ गुल के बगैर को क्या गुलदस्ता होगा, मुझे ये बताएं। गुल को निकाल दिया आपने बीच से तो कौन सा गुलदस्ता होगा? तो पीछे ये गुलदस्ता रह गया, गुलदस्ता नहीं है। आप इधर गुल के हाथ में है, दस्तरस में है, जो भी होगा। गुल आपको पता है हमारे मुल्क में कौन है? बहरहाल देखते हैं नाज़रीन, आपने देखा ये जो हमारे दोनों सीनियर कोलीग्स हैं इन्होंने आपके सामने रखा है जजेस ट्रांसफ़र केस या जजेस जो सीनियरिटी लिस्ट का मामला है, इसके ऊपर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ रही हैं और जो इफेक्ट है इसका राइटली सो अब यहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो रही है कि इस केस का जो फैसला होगा उसका इफेक्ट सिर्फ इन 5 जजेस साहिबान पर नहीं होगा, हमारी पूरी अदलिया पर होगा। अब देखना है ये 5 जजेस साहिबान जो इस वक्त बेंच में बैठे हैं वो इस पर क्या फैसला देते हैं। अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि वीडियो तवील होगी, हम डिस्कस करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस को, उसमें भी आज बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो आपको बताएंगे। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।